ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन, जिसमें किस तरीके से हमारी बॉडी जो है खाना इनटेक करती है और उसके बीच बाद में उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं, फैट्स भी आता है और प्रोटीन्स भी आती है। आज जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स, और ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन किस तरीके से होती है। रेस्पिरेशन अगर हम कहें तो रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फूड इनसाइड द सेल टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब सेल के अंदर खाने के जो हम फूड है वो जो जलेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। अब आपको पता है सेल के अंदर चपाती तो पहुंचती नहीं है, वहाँ पे जो फूड पहुंचता है वो डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स में से जो ग्लूकोज पहुंचता है, तो ग्लूकोज की बर्निंग को ही हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं। डिपेंड करता है कि रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में हो रही है। बर्निंग किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। और कभी कभी चीज़ें जो हैं अगर ऑक्सीजन कम हो तो वो जलती तो है लेकिन धुआं निकालती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स जैसे वुड, लकड़ी है। लेकिन खाने के केस में जो खाना होता है जब वो जलता है तो उसको दो तरीके से जो खाना है वो बर्न हो जाता है, जिसके बाद वो बर्न होने पे हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। बर्निंग के लिए ऑक्सीजन का बहुत होना जो है ज़रूरी है। तो हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन है सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, मतलब सेल्स के अंदर होती है। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है जिसको हम C6H12O6 कहते हैं। उसमें जब रेस्पिरेशन होगी, बर्निंग होगी, तो सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में जिसका नाम दिया गया है पायरुवेट। अगर तो रेस्पिरेशन हो रही है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मींस ऑक्सीजन के बिना, जैसे कि यीस्ट के केस में होती है, जो ब्रेड के ऊपर अपने फंगस देखा उसके केस में होती है, जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी तो हमारे पास इथेनॉल बनेगा। और शराब जो लोग बनाते हैं वो यही तरीका है। उसमें होता क्या है, मतलब बर्निंग होती है लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो इथेनॉल उसमें बनती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी और हमारे पास एनर्जी तो बनेगी क्योंकि यीस्ट को भी एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए। दूसरा वाला जो आपको बता रहा है, जैसे अब हम दौड़ते हैं, काफ़ी दौड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम बराबर एक्सरसाइज के साथ साथ ऑक्सीजन ना लें अंदर, क्योंकि आपको पता है जब कभी भी किसी भी को सुनो कि जब एक्सरसाइज करते समय सांस का बराबर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऑक्सीजन कम लेंगे तो ऑक्सीजन हमारे उन सेल्स तक कम पहुंचेगी जिसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे उस मसल में या फिर वहाँ पे हमें पेन होती है। वो किस लिए होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम पहुंचा। जब ऑक्सीजन वहाँ पे कम पहुंचेगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स एब्सेंस नहीं है, लैक है, कमी है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी, जितनी चाहिए उतनी नहीं पहुंच रही। उस केस में हमारे पास लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है। तो लैक्टिक एसिड ही है जिसकी वजह से हमें वहाँ पे दर्दें होती हैं, हमें मसल में पेन होती है कि हमारे दौड़ने के बाद या कोई एक्सरसाइज करने के बाद, बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। तीसरा जो मेन हमारी बॉडी में होता है इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होने वाली को एरोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होने वाली को एनएरोबिक कहते हैं। एरोबिक जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सेल के अंदर होती है, और वहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। मीन्स रेस्पिरेशन होने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब अभी सेल तक हमें ऑक्सीजन को पहुंचाना पड़ेगा। सेल तक जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तब तक खाना नहीं जलेगा। इसीलिए हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, इसीलिए हम इसको प्राणवायु कहते हैं, ज़रूरी है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। क्योंकि थोड़ी भी देर अगर हम ऑक्सीजन को बंद करें तो वहाँ पे बर्निंग ऑफ फूड बंद हो जाता है, एनर्जी बंद हो जाती है, और जो सारे लाइफ प्रोसेस हैं धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जो बनती है उसको हम एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और वाटर बनता है, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, एनर्जी बनती है, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो अपने डिफरेंट वर्क इस एनर्जी से लेती है। तो अब बात आती है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये जो है बर्निंग होती है, और ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुँचाना है, सेल तक पहुँचाना है। उसके लिए ऑक्सीजन को सेल तक पहुँचाने के लिए हमारी बॉडी में जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन के साथ साथ हमें बॉडी में एक और प्रोसेस का नाम क्या है, ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। रेस्पिरेशन का मतलब बर्निंग ऑफ फूड होता है, ब्रीदिंग का मतलब होता है इन एंड आउट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, एक्सहेलेशन में हम
कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेंगे, बाहर निकालेंगे। सो वी आल्सो मस्ट नो दैट ब्रीदिंग साइकिल, दैट इज ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। तो ये साइकिल जो है ब्रीदिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपके सामने ये डायग्राम दिख रही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स है लंग्स। तो ये पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू कहाँ से होता है? नेजल कैविटी, नाक से, नॉस्ट्रिल से, जिसको हम नॉस्ट्रिल, जो 2 सुराख है नाक के, उसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, वहाँ से शुरू होता है। नेजल कैविटी भी कहते हैं। और दूसरा बकल कैविटी, मुंह से भी हम कई बार ऑक्सीजन ले लेते हैं या छोड़ देते हैं। ज़्यादातर ऑक्सीजन नाक से ली जाती है, मुंह से छोड़ी जाती है। तो ये भी जो हमारा माउथ है वो भी एक पार्ट हम उसका मान सकते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो होता है फेरिंक्स, जहाँ फेरिंक्स मीन्स ऐसी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ऐसी जगह, या फिर हमारे इस ट्रैक की ऐसी जगह जहाँ पे नेजल कैविटी और बकल कैविटी दोनों आपस में मिलती हैं। फेरिंक्स जो ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट भी है और डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट भी है। आपको पता है, क्योंकि हम खाना जब खाते हैं तो यहाँ से मुंह से चबाते हुए इसी के थ्रू नीचे की तरफ चलता है। फेरिंक्स के बाद यहाँ पे एक छोटा सा ढक्कन जिसको हम कह सकते हैं वो होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस नाम के ढक्कन का क्या काम है? आपको पता है, कभी कभी खाना खाते खाते हमें क्या होता है, बड़ी जोर से, जिसको हम कहते हैं ऐसे खांसी सी लग जाती है, या ऐसे लगता है कि कोई चावल का दाना जो है फंस गया है। उस ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए, चावल के दानों से या खाने को विंड पाइप में, जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया, विंड पाइप में जाने से बचाने के लिए उसके ऊपर एक ढक्कन लगा है। कार्टिलेज का ढक्कन होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। लिड है एक, वो जब हम सांस ले रहे होते हैं या जब हम खाना खा रहे होते हैं तो वो ढक्कन क्या होता है, विंड पाइप के ऊपर लग जाता है और वो विंड पाइप जो है थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है ताकि खाना उसमें ना जा सके। सांस तो हम ले रहे होते हैं लेकिन खाना उसमें ना जा सके। अगर खाना चले जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और मेरे ख्याल से तो ऑपरेशन करना पड़ता है। कई बार किसी लोगों की इससे डेथ भी हो जाती है। फेरिंग्स के बाद यहाँ पे लैरिंग्स है जिसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं वो। उसके बाद ये है ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। ट्रैकिया एक बड़ी पाइप है जो फर्दर डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, जिसको हम ब्रोंकी कहते हैं। जिसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट ब्रोंकी एंड राइट ब्रोंकी। एक चीज़ और आपने याद रखनी है, ये इस समय जिसके ऊपर कर्सर है ये कौन सा लंग है? आपको अगर देखा जाए तो लंग 2 हैं, तो कौन सा होगा? तो क्योंकि मैं राइट हैंड से इसको ऊपर कर्सर रखा हुआ है तो ये लेफ्ट लंग है। अगर आप इसी डायग्राम को घुमा के देखोगे, अपनी चेस्ट के ऊपर लगा के देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये लेफ्ट लंग है। और दूसरी तरफ ये जो लंग है ये कौन सा लंग है? राइट लंग है। खासकर बायोलॉजी में, एनाटॉमी में जो राइट चीज़ दिखती है वो लेफ्ट हम लिखते हैं और जो लेफ्ट दिखती है वो राइट लिखेंगे। उसके बाद ये जो ब्रोंकी है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकी, ये फर्दर डिवाइड होती है। मतलब ये पतली पतली इसकी ब्रांचेस बनती है जिसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ये जो आपको नेटवर्क सा दिख रहा है, ये जो पेड़ की शाखाओं की तरह दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकियोल्स। ये बीच में से सारी क्या है, खाली हैं, हॉलो हैं, जैसे पाइप होती है और इसके बीच में से गैस जो है चल रही है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो जो है बना रहता है इसके बीच में से। लंग्स हैं। उसके बाद ये जो आपको जब ये एंडिंग होती है इन ब्रोंक्यूल्स की, एंड मतलब लास्ट वाला सिरा जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, एल्व्यूलाई कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई क्या है? ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सारा एल्व्यूलाई है। दिस इज एल्व्यूलाई। ये बहुत सारे एल्व्यूलाइज हैं। ये एल्व्यूलाई क्या होता है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे बैग की तरह स्ट्रक्चर है। इन बैग्स में ऑक्सीजन जो है वो भरी जाती है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे लंग्स बीच में से खाली नहीं है जैसे बैलून होता है हवा भरा हुआ। ये कैसे हैं? जैसे स्पंज देखी है आपने, स्पंज को जैसे गद्दी होती है, स्पंज तो खाली नहीं होती, जब हम बैठते हैं तो वो नीचे हो जाती है और उठते हैं तो फिर से ऊपर हो जाती है। इसी तरीके से हमारे जो लंग्स हैं उनमें बीच में से वो हॉलो नहीं है, वो सॉलिड पार्ट है, वो सॉलिड है जैसे स्पंज की तरह। और ये जो उनके लास्ट वाले एंड है ये क्या है, एल्वुलस या फिर एल्वुलाई। इनके बीच में ही लास्ट में जो है गैस, कोई भी ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पे इनके बीच में आके इकट्ठी होती है। और यहाँ से फिर ये जो आपको ब्लड वेसल्स दिख रही हैं रेड और ब्लू कलर की, एक इनमें से ऑक्सीजनेटेड है और दूसरी कौन सी है, डी ऑक्सीजनेटेड। मीन्स एक ब्लड वेसल वो है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो जाएगा सेल तक, और दूसरी वो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाएगी बाहर, यहाँ से बाहर तक। तो
इन फाइन कैपिलरीज में जब यहाँ पे ऑक्सीजन होती है, डिफ्यूजन होती है, ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करेगी और ब्लड कैपिलरीज उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करके उसको कहाँ ले जाएंगे, सेल्स तक ले जाएंगे, ठीक है, या फिर हार्ट के थ्रू सेल तक ले जाएंगे। दूसरी तरफ जो सेल से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे इकट्ठी होती है, तो ये लेके आए उसको कार्बन डाइऑक्साइड को, इसको इकट्ठा करके कहाँ ले जाएंगे, ट्रैकिया से बाहर छोड़ दी जाती है। तो ये सारा काम इस तरीके से होता है कि सेल की फाइन कैपिलरीज, बिल्कुल बारीक कैपिलरीज जो हम देख भी नहीं सकते, वो ही सारी गैसेस का एक्सचेंज करती है। लंग्स तक हवा तो इकट्ठी हो गई, हमने सांस तो ले लिया, लेकिन अब वहाँ से ऑक्सीजन अंदर सेल तक कैसे जाएगी, थ्रू ब्लड जाएगी। ब्लड ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या है, ब्लड है। उसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो ब्लड उस ऑक्सीजन को पकड़ के जो है सेल तक ले जाता है। अब ब्लड में ऐसी कौन सी चीज़ है, ये पूरा आपको बताया गया है कि किस तरीके से ऑक्सीजन कहाँ से होते होते कहाँ पे जाती है, जो आपको अभी समझाया है। ब्लड में एक प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। आरबीसी में पाई जाती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो वर्ड है वो हीम वर्ड जो है आयरन से रिलेटेड है, तो आयरन की वजह से ही हमारा ब्लड जो है वो रेड है। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है वही ऑक्सीजन को कैरी करती है और वही कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है। रेड ब्लड also remove carbon dioxide transporting to the lungs to you exhale। तो ये हीमोग्लोबिन ये सारा काम करती है। तो एक हीम की, एक आयरन की कैपेसिटी होती है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को जो है पकड़ के लंग्स में से, एल्वियोलाई में से सेल तक लेके जा सकती है। और उसी हीम की यही कैपेसिटी होती है कि वहाँ से 4 कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के वो वापस लंग्स तक ला सकती है, जहाँ से उसको हम बाहर की तरफ एक्सहेल कर देते हैं। अब हम सांस कैसे लेते हैं, जब हम सांस जब हम लेते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं उस समय क्या होता है, आप सांस लेके देखो, जब हम सांस लेते हैं तो आपकी चेस्ट जो है ब्रॉड होती है, हम कह सकते हैं चौड़ी हो रही है। जब सांस चेस्ट चौड़ी होगी मतलब उसका जो एरिया है अंदर से फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। जब सांस चेस्ट का एरिया बड़ा हो जाता है तो लंग्स क्या करते हैं, लटक जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं। जब लंग्स बड़े हो जाएंगे तो बीच में ऑक्सीजन को खींचने की कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है, तो बाहर से ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ आ जाती है। हम कह सकते हैं प्रेशर कम हो जाता है। जब कोई वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब प्रेशर अंदर कम हो जाएगा तो बाहर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर ऑक्सीजन जो है अंदर की तरफ आ जाएगी। इसी तरीके से जब हम सांस छोड़ेंगे तो आपने देखना है कि चेस्ट जब सांस छोड़ते हैं तो थोड़ी जो है वो किसको हम कह सकते हैं रिलैक्स करती है, और रिलैक्स करने पे डायफ्राम जो होता है वो क्या करता है, रिलैक्स करेगा और एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम होने से क्या हो जाएगा, प्रेशर अंदर ज़्यादा हो जाएगा, और प्रेशर अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर वो एक्सहेल हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और साथ साथ में ब्रीदिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन के लिए ब्रीदिंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रीदिंग नहीं होगी तो ऑक्सीजन सेल तक नहीं पहुंचेगी। अगर ऑक्सीजन सेल तक नहीं पहुंचेगी तो वहाँ तो फिर ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी। ऑक्सीजन पहुंचेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकालना है। ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं रख सकते, जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है तो ब्रीदिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था और सारा आपका रेस्पिरेशन के बारे में। ओके।